नमस्कार IVN 24 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਠੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਰਹੀ है, थोड़ा अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस नाल तुम सानू रूबरू कराओ थोड़ा जा। देखिए व्हाट साहब, मैं कठुआ में पैदा हुआ हूँ, वार्ड नंबर 6 में, और मेरे पिताजी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में थे, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर अफसर। मेरी स्कूलिंग जहाँ हुई है बसोली, बनी, जहाँ जहाँ मेरे फादर रहे, सुंदर बनी में। उसके बाद डिग्री कॉलेज कठुआ पढ़ा। उसके बाद मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। तो मेडिकल कॉलेज से पहले मैं वेटरनरी में सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो 6 महीने BBSc किया मैंने श्रीनगर में। उसके बाद MBBS में सिलेक्ट हो गया। MBBS करने के बाद मुझे एज ए मेडिकल अफसर लगा कठुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और 99 में जब ये हॉस्पिटल शिफ्ट हुआ था, हम इधर ही थे, बाज़ार से ऊपर जब लाया गया नई जगह। तो इन द मीनवाइल जब मैंने MBBS किया था तो हमारा PSC नहीं होती थी। PSC हमारी सिलेक्शन जो है परमानेंट जॉब नहीं हो रहा था। इन द मीनवाइल वो KS का निकल गया, तो KS में हमने अप्लाई कर दिया। तो KS में अप्लाई किया तो उसमें भी सिलेक्शन हो गई। इन द मीनवाइल मेरी 3-4 साल सर्विस हो गई थी मेडिकल में PSC के बाद। तो उसके बाद फिर KS में ज्वाइन कर लिया 99 में, और तब से एज ए BDO रहा बनौटी में, BDO कठुआ रहा हीरानगर, फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर रहा कठुआ। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट अफसर DRDA उधमपुर रहा। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन रूरल डेवलपमेंट में रहा। फिर दोबारा कठुआ ACD भी लगा, और जनरल मैनेजर DAC रहा। फिर लखनपुर सत्तर डेवलपमेंट अथॉरिटी में चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर रहा। और 2016 में जुलाई में मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कठुआ रहा। और तकरीबन 2 साल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहने के बाद मैं फिर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर गया। उसके बाद MD SCBC कॉरपोरेशन गया। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी भी रहा उससे पहले, और दोबारा फिर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रहा। और उससे पहले मैं CEO वाटरशेड भी रहा। तो अभी मेरी कोई 1.5 साल सर्विस थी। तो क्योंकि ये इलेक्शन अभी 370 के बाद हो रहा है, 10 साल के बाद, और उसके बाद अगला इलेक्शन 2029 में था। तो मुझे काफ़ी पार्टीज़ ने अप्रोच किया, ऑलमोस्ट सभी नेशनल पार्टी और कुछ रीजनल पार्टीज़ ने भी अप्रोच किया। लेकिन मैंने हाँ जो की वो भारतीय जनता पार्टी को की, क्योंकि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इतनी अच्छी स्कीम्स पिछले 10 साल में लाई हैं कि उसने हर समाज के हर तबके को टच किया, चाहे वो वुमेन हैं, वीकर सेक्शंस हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं। इवन हमारे जम्मू कश्मीर में जो उग्रवाद था कश्मीर वैली में, उसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। और पिछले 2 साल में तकरीबन 3 करोड़ के करीब हमारे टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए, क्योंकि जहाँ पीसफुल माहौल हुआ और पत्थरबाजी नहीं है। अदरवाइज पहले हुआ करता है कि पत्थरबाज जो है, जहाँ भी हमारे आर्मी वाले जाते थे पत्थरबाज उनको तंग करते थे, टूरिस्ट्स को तंग करते थे, उनकी गाड़ियाँ तोड़ते थे, बम ब्लास्ट करते थे। अब वो मिलिटेंसी है, लेकिन अब मतलब आखिरी सांस ले रही है अपनी। ये मोदी साहब की वजह से हुआ, और इतनी अच्छी वेलफेयर स्कीम ने मुझे प्रभावित किया, और उसी वजह से मैंने BJP का दामन थामा। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली इसी पे आता है कि आपने ब्यूरोक्रेसी भी हैंडल की है और आपने पॉलिटिक्स को भी अभी जान रहे हो, तो आपने कुछ डिफरेंस देखा है कि ब्यूरोक्रेसी में आपने, जैसे ब्यूरोक्रेसी में भी आप लोगों को सर्व कर रहे थे और अभी पॉलिटिक्स में आके आप लोगों को ही सर्व करेंगे, एनी डिफरेंस दोनों के बीच में? दोनों का अलग अलग चार्म है। ब्यूरोक्रेसी में ये है कि आप यू आर हेडिंग ओनली सिंगल डिपार्टमेंट, तो उसमें उस डिपार्टमेंट में आप लोगों की खिदमत करते हो। लेकिन पॉलिटिक्स में ये है कि आपका जो है एरिया ऑफ ऑपरेशन काफ़ी बढ़ जाता है। आप हर सेक्टर में लोगों को रिलीफ दे सकते हो, उनके लिए बेटरमेंट के लिए सोच सकते हो, उनकी पॉलिसी और प्रोग्राम अच्छी तरह से गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। तो मुझे लगता है जहाँ काफ़ी स्कोप है पॉलिटिक्स में लोगों की सेवा करने का, तो ये जी। सर ब्यूरोक्रेसी की तो चलो बात है, लेकिन दोनों तरफ देखा जाए तो बराबर ही सिस्टम बैठता है। अगर ब्यूरोक्रेसी के साथ देखा जाए तो आपने शायद लोगों को ज़्यादा पहचाना है, ज़्यादा जाना है, आपने लोगों की सेवा की है। मेरे को जैसे हम जनरली हम जैसे आम लोग देखते हैं, हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ ए लाइक ए माउंटेन, कि इस पर एक पूरी जर्नी लेनी पड़ती है और चढ़ना पड़ता है। और ब्यूरोक्रेसी में क्या एक पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम पास करना है और आपने
किसी एक सिविल सर्विसेज में आप, जैसे आपने क्लियर किया है, उस सिविल सर्विस में आके आप लोगों की सेवा करते हो, उसमें पावर्स आई थिंक डिपार्टमेंटल पावर्स ज़्यादा होती हैं। उसमें लोगों को आप एक स्पेशल सेक्शन को आप प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो, हैंडल कर सकते हो। और पॉलिटिक्स में थोड़ा उसमें से डिफरेंशियल भी है कि आप हर एक चीज़ को उस हिसाब से नहीं देख सकते। जितनी पावर डायरेक्टर को एक होती है या फिर एक केएस ऑफिसर के पास होती है, उतनी एक पॉलिटिशियन के पास नहीं होती। अब इस चीज़ पे क्या बोलोगे कि क्या इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है काम करने के बीच में, इन दोनों के काम करने के तरीके में? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि एज ए वेरी ग्रेट मैंने आज 26 साल काम किया और अलग अलग डिपार्टमेंट, तकरीबन 10-12 डिपार्टमेंट्स में मुझे काम करने का मौका मिला। और गवर्नमेंट की यही मंशा रहती है कि जो हमारी पॉलिसी और प्रोग्राम जो लोगों की वेलफेयर के लिए वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो, और एज ए सिविल सर्वेंट हम वही काम करते हैं। लेकिन एज ए पॉलिटिशियन आपका जो काम करने का दायरा है, लोगों से आपका जो एक्सपोजर है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है, और उससे आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनके पास जा बैठ के उनसे फील आपका जो फीडबैक है आपको ज़्यादा मिलता है, जो ब्यूरोक्रेट वो कम मिलता है। तो नेचुरली जब आपको फीडबैक ज़्यादा मिलेगा, जब आपको उस प्रॉब्लम को आप फिजिकली देखोगे तो उसको अच्छी तरीके से हैंडल भी कर पाओगे। और एक अच्छे लेजिस्लेटर जो होता है वो अच्छे कानून लाने में उसकी एक अहम भूमिका रहती है, जिससे कि वो अच्छी स्कीम जो लाए जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो। वो एज ए ब्यूरोक्रेट जो है वही चीज़ें फिर वो बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं। सर, आपने ब्यूरोक्रेसी में 370 के पहले का भी समा देखा है और अभी 370 के बाद का भी समा आपने देखा है, पिछले 10 साल देखे हैं आपने। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में कितना डिफरेंस आया? तब की ब्यूरोक्रेसी में, तब की गवर्नमेंट्स जैसे गवर्न करती थी और आज के टाइम पे जैसे प्रेसिडेंशियल रूल रहा है पिछले 10 साल से, इन दोनों के टाइम के बीच की ब्यूरोक्रेसी कितना डिफरेंशियल आया और कितने चेंजेस आए हैं? देखिए, 2019 के बाद काफ़ी चेंजेस आए स्टेट में। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि जो जितने भी हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स थी वो डीबीटी मोड पे कर दी, क्योंकि पहले होता था कि नहीं जी को पेंशन मिल रही है किसी गरीब आदमी को 1000 रुपया, उसमें भी कोई उसमें पिलफरेज होती थी, कोई 100 रुपया ले लेता, कोई 50 रुपये ले लेता था, जो पता है हमें, मतलब बाई लार्ज एज ए सिटीजन हमें पता है कि उसमें पिलफरेज लोग कर देते थे। अब यह है कि डायरेक्ट किसी के खाते में जा रहा है तो किसी का मिडिल मैन कोई नहीं है। इसी तरीके का फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में हुआ कि वो कथा में प्रेशर लगेगा तभी आपको वो अनाज मिलेगा, कोई दूसरा आदमी आपकी जगह नहीं ले सकता। सिमिलरली जो हमारे ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस, वहाँ ये होता था कि अपसेंटिज्म बहुत ज़्यादा था। जब ऑफिसर या एम्प्लॉइज बैठेंगे नहीं दफ्तर में तो नेचुरली डिलीवर क्या करेंगे, डिलीवरी जो पब्लिक सर्विसेज की वो कम थी। अब क्या है कि बायोमेट्रिक हो गया, सुबह भी उन्होंने बायोमेट्रिक करना है, शाम को भी करना है। उससे एक तो उनको पाबंद किया गया कि उन्होंने दफ्तर जरूर अटेंड करना। और जब वो दफ्तर अटेंड करेंगे पूरे टाइम तो नेचुरली कुछ तो काम करेंगे, तो नेचुरली काम करने का भी दायरा बढ़ा और लोगों की जो डिलीवरी है, सर्विसेज डिलीवरी, वो भी ज़्यादा अच्छी हुई। और लोगों में एक अच्छा वो है मैसेज गया है कि अब करप्शन की वो खात्मे की तरफ हो रहा है, कि करप्शन का काफ़ी उसमें बोलबाला जो है वो कम हुआ और लोगों को राहत मिली है इससे। सर, जैसे अपने ब्यूरोक्रेसी अब छोड़ के अब इलेक्शंस में आए हैं, आपने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो कठुआ में आपने देखी होंगी कि इसमें चीज़ में कमी है, कठुआ में इन चीज़ों को होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिस पे आप सोच रहे होंगे कि एमएलए बनने के बाद में इन पे काम करेंगे। कोई ऐसे कोई मेजर प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में आप सोच रहे हो, कठुआ के लोगों को कोई गिफ्ट देना चाहते हो आप जब जीतते हैं? सबसे पहले तो कठुआ में 4-5 जो इश्यूज़ हैं जिन पे मेरी नज़र है। एक तो ये है कि हमारा जो नौजवान है वो नशे की तरफ जा रहा है, जो कि जिन्होंने पढ़ाई करनी चाहिए, जो सर्विसेज करनी चाहिए या कोई और काम करना चाहिए, वो नशे की तरफ जा रहे हैं और उनके फैमिली परेशान है, पेरेंट्स परेशान है। और काफ़ी पिछले 4-5 सालों में काफ़ी नौजवान लड़कों ने अपनी जान गंवा दी है, वो इसका मुझे बहुत दुख है। और लेजिस्लेटर बनने के बाद हमारी ये कोशिश प्राथमिकता रहेगी कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठा के, और जो हमारी नेशनल लेवल की अपेक्स बॉडीज़ हैं इस तरीके की जो सोशल सेक्टर में काम करें, उनकी भी मदद लेंगे कि किस तरीके से हम अपने नौजवानों को राष्ट्रीय धारा में ला सकते हैं और गलत कामों से उनको पॉजिटिव साइड ला सकते हैं, ताकि वो अच्छे शहरी बने और उनकी जान भी ना जाए और उनके पेरेंट्स भी खुश रहें और वो अच्छा प्रोडक्टिवली काम करें। एक तो ये इशू ये रहा। दूसरा इशू ये है कि कठुआ में गाड़ियों की पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरा मंशा है कि जो मल्टी लेवल पार्किंग जहाँ बनाई जाए 4-5 जगह, ताकि लोग, दुकानदार भी देखो साइडों पे गाड़ियाँ होती हैं उनके, कोई ग्राहकों को परेशानी है, मेन बाज़ार में आप चल नहीं सकते हो, तो कोई ऐसा सिस्टम बनाएगी जिससे एक तो पार्किंग का हो, बड़े नॉमिनल रेट्स पे पार्किंग हो लोगों को और एक्सेसिबल जगह पे हो। तीसरा जो स्ट्रे एनिमल्स का बड़ा है, जहाँ स्ट्रे एनिमल्स इतने ज़्यादा हैं पूरे पार्लियामेंट हटरी मोड़ से लेके पूरे कालीबड़ी तक, मुखर्जी चौक वगैरह सारे में आपको हज़ारों जानवर मिलेंगे।
क्योंकि बोवाइन स्मगलिंग में जो भी जानवर पकड़े जाते हैं वो जहाँ ही छोड़ देते हैं पुलिस वाले, उनका कोई प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो वो भी इशू है, उसमें भी काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट्स हुए, तो वो भी देखेंगे उसका क्या कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जो हमारा जितना वेस्ट निकल रहा है सिटी का, चाहे पॉलीथीन का, जब म्यूनसिपल जितना ही वेस्ट है, उसका साइंटिफिकली डिस्पोजल होना चाहिए। उससे ये होगा हमारी पोल्यूशन भी कम होगी और साइंटिफिक डिस्पोजल होगा तो नेचुरली उसमें बदबू भी नहीं आएगी, बीमारियाँ फैलने का डर कम होगा। एक तो वो उस पर ध्यान रहेगा। चौथा हमारा ये रहेगा कि थोड़ा सा जो इंटरस्टेट बसेस हैं, वो मैं भी कई बार जम्मू जाता हूँ तो बाहर वाले गाड़ियाँ रोकते नहीं हैं, तो वो लोग कठुआ वाले लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। वो एक मैंडेटरी बनाएंगे कि हमारी जहाँ वो गाड़ियाँ रुकें और लोगों को प्रॉपरली वहाँ बिठाएँ और प्रॉपरली। तीसरा ये है जो इलेक्ट्रिकल बसेज चलाई हैं अभी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों, उनका एक तो फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ आती हैं, 2 बार जाती हैं और 1 बार वापस आती है, वो वापसी पे सांबा तक। वो मैं चाहूँगा कि वो टाइमिंग ऐसा हो कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो ऑफिस गोइंग एम्प्लॉय जिन्होंने 10 बजे जम्मू पहुँचना होता है, वो उस तरीके को 7:30 चले जहाँ से, दूसरी को 8:30 चले, ताकि वो टाइमली ऑफिस भी पहुँचे और उनको बेनिफिट भी हो। वो चलती है कि 11 बजे, एक 11:30 बजे, तो उसका एम्प्लॉइज़ को भी बेनिफिट नहीं है और जो सुबह जिन्होंने हॉस्पिटल भी कहीं मरीज़ के पास मिलने जाना है, कहीं और जाना है, उनको भी बेनिफिट नहीं। एक तो उनका टाइमिंग चेंज कराएंगे और थोड़ा सा उनकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ाएंगे ताकि वो थोड़ी ज़्यादा चलें गाड़ियाँ। और सीनियर सिटीजन के लिए मैं सोचता हूँ कि अपने सिटी में कोई एसी, जिस तरह चंडीगढ़ में है, एयर कंडीशन मेडोर्स हों कि वो मिनिमल रेट्स पे जो है कि हॉस्पिटल जा सकते हैं, नगरी कठुआ या लखनपुर के बीच में, वो चलाने की भी मेरी मंशा है। सर जैसे आपने हमारा एक्चुअली अगला क्वेश्चन यही था कि ड्रग्स की आपने जैसे कहा कि कठुआ में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं और कठुआ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ड्रग्स की। सर एक तो है कि जैसे आप ड्रग्स पे बात कर रहे हो कि हम नई स्कीम्स लाएंगे या कुछ करेंगे, एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जो एक्चुअली अभी भी चल रहे हैं, स्कूल्स वगैरह में आते हैं, ड्रग्स के ऊपर बात की जाती है, लेकिन फिर भी एक कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कोई लैक है सिस्टम में। पिछले 10 साल से भी इसके है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉपर दखल रहा है कठुआ की, मैंने कहूँगी कि अपना पूरी स्टेट के अंदर पूरा दखल रहा है, उनको गवर्न किया है, लेकिन फिर भी इस प्रॉब्लम के ऊपर उन्होंने प्रॉपर तरीके से शिकंजा कसा नहीं है। तो इस चीज़ को आप कैसे हैंडल करेंगे अगर पूरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाई अब तक, अब आप कैसे इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे? देखिए, क्या सोचते हैं? मैंने पहले कहा कि जो नेशनल लेवल भी अपेक्स बॉडीज़ हैं, जिस तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस है, जब बाकी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उनकी मदद लेके हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक एज ए डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैंने देखा है कि हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी पैसा खर्च कर रहा है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लेकिन उसमें मैं देखता हूँ कि उसमें काफ़ी कमी है। ये है कि जब हमारे ऑफिसर इम्प्लीमेंट करते हैं, सिर्फ वो सोशल वेलफेयर का समझ के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो जितने स्टेक होल्डर हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करते। तो एक फार्मेलिटी के तौर पे हम कर देते हैं कि हमें आज 20,000 रुपये आया, 20,000 खर्च करना है, चलो 5-10 लोग बुलाए, छोटा मोटा फंक्शन किया था, चलो ख़त्म। वो बता दिए कि हमने यूटिलाइज कर दिया पैसा। मतलब आज उसको जो टच होता है ना, अपना फील होती है लोगों के मतलब, वो हमारे ऑफिसरों में भी कम है। मैं सोचता हूँ कि अगर करेंगे, अवेयरनेस भी करनी है, उसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करें, नौजवानों को भी इन्वॉल्व करें, सोशल वेलफेयर को तो है ही है, और जो बाकी डिपार्टमेंट है, NGOs को इन्वॉल्व करें, सीनियर सिटीजन को इन्वॉल्व करें, तब को अच्छे प्रोडक्टिव रिजल्ट आएंगे। वो मुझे लगता है कि वो भी कमी है हमारी अवेयरनेस में, डिस्पाइट कि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करे, उसके बावजूद उसके तभी रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। सर एक बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ जुड़ी हुई है ड्रग पैडलिंग की, जो हमारे इंटरस्टेट ड्रग पैडलिंग का एक इशू है, बहुत ज़्यादा है, जो अभी हैंडल नहीं हो पा रहा है। हालांकि हमारी पुलिस काफ़ी अच्छा काम करती है, कई बार न्यूज़ में भी आता है कि उन्होंने यहाँ पे इतना ड्रग्स पकड़े हैं, इतना पकड़े हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ड्रग पैडलिंग का भी इशू, एक रिसोर्स है जो सोर्स के ऊपर एक शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। इस चीज़ के ऊपर क्या करेंगे, इस चीज़ के ऊपर कैसे इसे हैंडल करेंगे? देखिए कि ये जैसे कहते हैं कि काम, इच्छा शक्ति कम है हम लोगों में काम करने की, क्योंकि मैं भी एज ए सिविल सर्वेंट रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम लोगों में भी जो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसके लिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम नहीं मिलाई, लेकिन प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हम नहीं करते, भाई फॉर्मेलिटी के तौर पे करते हैं, उससे कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। अगर हमारी पुलिस, हमारे सिविल सोसाइटी सारे मिलके ये काम करें तो मुझे लगता है ड्रग पैडलिंग का नामो निशानी रहेगा। सर इसी चीज़ के साथ एक जुड़ी हुई एक और चीज़ चलती है, जैसे मेरे कठुआ में एक और प्रॉब्लम है, वो मेजर प्रॉब्लम चलती है पोल्यूशन की। आप पीछे देखिएगा कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, कठुआ को एक नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाया है, लेकिन एक हब, एक प्रोज एंड कॉन्स दोनों साथ में चलते हैं, आपको भी पता है। एम्प्लॉयमेंट भी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ पॉल्यूशन की भी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, जैसे वाटर पोल्यूशन का है, जैसे लैंड फिलिंग पोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, और तीसरा एयर पोल्यूशन भी है।
एयर पोल्यूशन में देखा जाए तो 2 डेसिबल कठुआ का पिछले 5 साल के अंदर ही बढ़ गया। अभी हमारा यहाँ पे घाटी का इंडस्ट्रियल एरिया है, ये बना है, उसके साथ अभी बागथली का इंडस्ट्रियल एरिया भी बन रहा है। तो ये पोल्यूशन का एक मेजर रीज़न भी एक कठुआ में एक हैंडल करना एक बहुत बड़ी बात है। अब इसको किस तरह से हैंडल करेंगे? देखिए, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के 2 पहलू हैं। आपने ठीक कहा कि जो हमारा कठुआ है अगले 2-3 साल में इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, और उसमें काफ़ी मेजर जो प्लेयर्स हैं इंडस्ट्रियल हाउसेस वो आ रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की ऐसी लिक्विडिटी पॉलिसी है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट की उसमें मंशा ये है कि तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और साथ साथ में लोकल लोगों के लिए रोज़गार पैदा हो। वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है अभी। गवर्नमेंट की ये मंशा है कि वहाँ जो लोकल यूथ हैं उनको स्किल्ड एम्पावरमेंट उनकी की जाए और उनको लोकल एम्प्लॉयमेंट दी जाए लोकल इंडस्ट्री में, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें कमी आ रही है। तो वो भी हम देखेंगे कि लोकल जो नौजवान हमारे पढ़ लिखे हुए हैं, टेक्निकली साउंड हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, वो बाहर क्यों जाएं? अगर जहाँ इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं बेंगलोर में जाके, जहाँ कलकत्ता में जाके, जहाँ दिल्ली में जाके क्यों काम करें, जहाँ क्यों नहीं कर सकते? वो इंश्योर करेंगे कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। और दूसरा जो है कि जब इंडस्ट्री आती है तो नेचुरली इसमें जिस तरह केमिकल इंडस्ट्री आएगी, जब बाकी इंडस्ट्री आएंगी, उसमें पोल्यूशन तो है। पोल्यूशन से ये होगा कि हमारा साइल का भी पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, और उसमें जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफ़ी 2 डेसिबल बढ़ गया पिछले 2-3 से। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ अभी इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि हम उसको पोल्यूशन को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं। और जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं, जो लिक्विड फार्म में जो उसका वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रियल हाउसेज का, वो अनट्रीटेड रिवर्स में ना जाए, वो पहले ट्रीट हो। उसके लिए हम देखेंगे कि जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस सारे लगाएं, और सिर्फ लगाएं नहीं, उनको चालू भी करें। कई 2-3 हाउसेज में मैंने देखा कि पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगे हैं, लेकिन उनको चलाते नहीं, कहते इनको चलाएंगे तो हमारा वो है प्रॉफिट हमारा सफ़र हो जाएगा। तो उनको हम जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी थोड़ा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि भाई आप लोग भी जहाँ रहते हो, आपने भी जहाँ रहना, आप प्रॉफिट भी कमाओ, लेकिन थोड़ी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और मुझे नहीं लगता है हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इतने इरिस्पॉन्सिबल होंगे, वो भी इस चीज़ को समझते हैं। और उनको थोड़ा सा प्रॉपर्ली गवर्नमेंट की तरफ से, हम लोगों की तरफ से मोटिवेशन की ज़रूरत है कि मोटिवेट करें कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स आपने लगाए हैं वहाँ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज हों, ताकि एयर पोल्यूशन भी कम हो और एफ्लुएंट्स जो हैं वो भी अनट्रीटेड रिवर्स में ना जाएं, ताकि हमारा सॉइल पोल्यूशन ना हो, वाटर पोल्यूशन ना हो, और जहाँ कि बीमारियों का हब ना बन जाए इंडस्ट्रियल हब की वजह से। ये भी एक हमारी कोशिश रहेगी ऐसा किया जाए। सर, जैसे वाटर पोल्यूशन पे आप बात कर ही रहे थे, आपको पता ही होगा हमारी कठुआ की एक हिस्ट्री रही है आलीवंड पालीवंड की, कि हमारा एक्चुअली आलीवंड और पालीवंड एक मेजर यही एरियाज़ रहे हैं जहाँ से जब हमारा कठुआ बसा था। उसकी एक मेजर बीच में से एक उस टाइम पे एक नदी बैठती थी। आज तो हम नदी नहीं कहेंगे, एक नाला बन चुका है। किसी टाइम पे 12 महीने वहाँ पर बिल्कुल साफ़ पानी आता था, उसी पानी से पूरे शहर का रोज़ गुजर होता था। आज के टाइम पे वो इतना गंदा हो चुका है, इतना ज़्यादा उसमें वेस्ट मटेरियल जाता है, पूरे शहर का, आई थिंक पूरे शहर का ही गंद उसमें जाता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको बड़े टाइम से अनदेखा किया गया। पुरानी सरकारों ने भी अनदेखा किया, पुराने MLAs ने भी अनदेखा किया, मिनिस्टर्स तक ने अनदेखा किया। इस चीज़ को लेके आप आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसा है कि आप इस चीज़ को लेके पर्टिकुलरली इसी एक नाले के ऊपर है इसको साफ़ सफाई की जाए? इसके लिए हम खुद लोग जिम्मेवार हैं कठुआ के, क्योंकि मैंने देखा कि हम लोग इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के सीधा वहाँ फेंक देना है, जबकि म्यूनसिपल कमेटी ने, वहाँ काउंसिल ने जगह जगह वो डस्टबिन लगाए हैं। डस्टबिन में फेंकने जाते भी हैं तो डस्टबिन में फेंकते, बाहर फेंक देते हैं। उसके लिए मैं कहता हूँ जब तक हम लोग अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जब तक हम अपने ऊपर वो रूल्स लागू ना करें, अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें बनाना होगा। मैं देखा कि इतने पॉलीथीन के ढेर लगे हैं, इतना गंदगी फेंकी हुई है, और इवन कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट भी मैंने देखा कि वहाँ कोई देखता नहीं है तो चलो जी फेंक जाते हैं, वहाँ डंप कर जाते हैं। तो वो एक हमें समझना होगा सारे आज सिटीजन्स को भी, और जो हमारे बाकी स्टेक होल्डर हैं, चाहे गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं, बाकी हैं कि जो इम्प्लीमेंट करते हैं इन चीज़ों को, वो भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको लोगों को भी सेंसिटाइज किया जाए, और जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो भी अच्छी अपनी ड्यूटी निभाएं कि जिसका जो पोल्यूशन किस तरीके का कम किया जा सकता है, और जो हमारा वाटर बॉडी है उसको प्रॉपर तरीके से बचाया जा सके। सर, ये तो होगी बात पोल्यूशंस की। एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा इस टाइम पे चल रहा है कि पॉपुलेशन फ्लक्स का। कठुआ की मेजर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 1 लाख के करीब है, लेकिन पिछले 4 से 5 साल में हमारे कठुआ के अंदर करीबन 5,000 लोग एम्बेड हुए हैं, और आने वाले 3-4 साल में लगभग इससे डबल और लोग आएंगे। उनके लिए एक वाटर रिसोर्स पहले से इतनी प्रॉब्लम आती है, जब गर्मी आती है पानी के इश्यूज़ आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ आते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे? इतने रिसोर्स की पहले से ही कमी है कठुआ में,
तो इलेक्ट्रिसिटी का रिसोर्स है, वाटर रिसोर्सेज हैं, इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा? इतनी सारी पॉपुलेशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा ये उज्ज बराज जो बन रहा है उससे कंडी बेल्ट का भी थोड़ा सा वाटर रिचार्ज होगा और साथ साथ में हमें जो वाटर को रिचार्ज करने वाले मैकेनिज्म उसके लिए भी बढ़ावा देना होगा कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर पाएँ, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कर पाएँ, ताकि हमारा वाटर टेबल जो है थोड़ा इम्प्रूव रहे। मैं भी हमारे पुराने घरों में रहते थे तो छोटा वो शैलो हैंड पंप लगाते थे और पानी चलता था और सिर्फ गर्मियों में कोई 15-20 दिन बंद होता था, फिर जब नहर आती थी चल पड़ता। अभी नहर आने के बाद भी वो महीना नहीं चलता, तो इससे कितना वी कैन सी कि कितना क्वांटम ऑफ प्रॉब्लम कितनी है। तो उसके लिए हमें बड़ा सीरियसली सोचना होगा और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर है, जब बाकी जो बॉडीज हैं जो इस पर काम कर रही हैं, कुछ NGOs काम कर रहे हैं, उनकी मदद लेके इसका कोई हल निकालना होगा और तभी इसका कोई हल निकल पाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी को लेके आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का भी एक इशू है कि लोगों में काफ़ी रोष है कि उनका जिसके 2 बल्ब हैं या 3 बल्ब हैं उसका काफ़ी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है और वो गरीब लोग उस बिल को दे नहीं पाते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट लगता जा रहा है। एक कम्प्लेक्स वेब में लोग फंसते जा रहे हैं। उसके लिए अभी हमारे जो पार्टी का मैनिफेस्टो उसमें निकला है कि जितना भी पुराना एरियर है उसको इस तरीके से करेंगे कि लोगों को कम बोझ पड़े और वो एरियर भी किस्तों में दे पाएँ और जो आने वाला जो बिल्स हैं उसका भी देखें किस तरीके के लोगों को राहत मिले और सोलर और जो बाकी ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उससे हट के जो नए जो है एनर्जी को हार्नेस के तरीके हैं, जिस तरह विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, वो लोगों में पॉपुलराइज करेंगे ताकि लोगों का बिजली के ऊपर जो है हाइड्रो पावर पे उनका निर्भरता कम हो और दूसरे जो है सोर्सेज अगर अपनाएंगे तो नेचुरली इसमें उनको बिल भी नहीं आएगा और उनको तो काफ़ी राहत मिलेगी। सर जैसे आप बीजेपी के थ्रू से लड़ रहे हैं तो आपके फंड्स की आई थिंक कोई कमी होगी नहीं, तो एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर आप सोच रहे हैं कि कठुआ में ऐसा एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो, इसके अलावा कार पार्किंग के जैसे आपने बात की, उसके अलावा कोई जैसे हमारे एडिसन जो कंडी के इलाके हैं उनको डेवलप करने के लिए या फिर हमारे जो कठुआ मेन सिटी में इसके अलावा कोई और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो आप सोच रहे हो किसी चीज़ पे? देखिए कि ये एक कठुआ को एक बड़ा मॉडल टाउन बनाने की मेरी मंशा है कि जहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जिसमें कठुआ ग्रीन भी हो, क्लीन भी हो। उसके लिए जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं उनकी मदद ली जाएगी, उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिसमें पार्किंग भी अच्छी हो, स्टे एनिमल का इशू ना हो, वेस्ट डिस्पोजल भी अच्छा हो और जो हमारी नहर है, नहर का भी मैं कहता हूँ कि इस पर कनेक्टिविटी और की जाएगी, 5-6 ब्रिज बनाए जाएंगे ताकि एक बार कहीं को अगर कोई जलसा या कुछ हो जाए DC ऑफिस तो पूरा शहर जाम लग जाता है। वो देखें कि जो नहर जो हमारा वहाँ से मगर घाट से लेके हाउसिंग कॉलोनी तक 5-6 या 10 ब्रिज भी अगर बनाने पड़े वो हम कोशिश करेंगे बनाएंगे ताकि कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, लोगों की थोड़ा राहत भी मिलेगी और उसके साथ साथ दोनों साइडों को ब्यूटीफाई करेंगे कि लोग जो सैर करने जाते हैं, जिस तरह हमारा मॉर्निंग वॉकर ट्रस्ट है या बाकी ट्रस्ट हैं, एक ग्रीन स्ट्रिप बन जाए ताकि वो ग्रीन लंग्स हमारे कठुआ के बने और लोग जहाँ सैर करें और उनकी सेहत अच्छी बने और उनको ब्यूटीफाई करेंगे सिटी को कि जहाँ रहने में मज़ा आए और हम प्राउड फील करें कि हम कठुआ के शहरवासी हैं। डेफिनेटली सर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जब हमारे यहाँ पे जैसे आपको पता है कि बरसात का टाइम आता है, तो बरसात के टाइम में हमेशा यहाँ पे क्या होता है, वाटर लॉगिंग का बहुत बड़ा इशू है। आप किसी मोहल्ले में चले, वार्ड नंबर 8 में चले जाओ, 10 में चले जाओ, 11 में चले जाओ, या फिर आप मेन अपना कालीबड़ी की जैसे अपने रोड है वहाँ से आप नीचे कठुआ की साइड जाओगे तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग का बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये एक समस्या ऐसी है जो बहुत टाइम से चल रही है। आप इसके लिए आपके दिमाग में कुछ है, कुछ ऐसा कोई सिस्टम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको लेके आप इसको सॉर्ट आउट कर पाएँ? देखिए, जिस दिन मैंने नॉमिनेशन फार्म भरना था तो मैंने अपने एड्रेस में यही कहा था कि हमारे 3 टाउन है इसमें, यहाँ लखनपुर है, कठुआ है और नगरी है, और तीनों में जो सीवरेज का सिस्टम है वो चरमरा गया टोटल। हालांकि कि उसमें कभी एक घोषणा हुई थी कि इसका कोई सीवरेज का अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, लेकिन वो मुझे लगता है आया नहीं कोई। वो भी हम परस्यू करेंगे कि सीवरेज का अच्छा सिस्टम हो। साथ साथ में अभी मैं 2 घंटे पहले जहाँ तारानगर में गया था तो वहाँ का 13 वार्ड में, वहाँ मैंने उनका रोड देख के ना नाली है ना रोड है, मतलब सिटी में ये हालत है कि मुझे खुद शर्म आ गई कि वो वोट मांगने जा रहा हूँ, लेकिन है क्या वहाँ। तो मुझे लगा कि मुझे लगा कि कठुआ से भी 50 साल पीछे वो वाला एरिया लगा। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसको एक हॉलिस्टिकली डेवलपमेंट की जाए पूरे टाउन की, और सीवरेज प्रॉपर सिस्टम हो तीनों टाउन्स में, और वाटर लॉगिंग का भी उसमें इशू एड्रेस हो जाएगा। सर जैसे हमारे गांव हैं साथ में, जैसे जंगलोट का गांव है, जंगलोट से भी एक क्वेरी निकली थी बीच में कि जंगलोट में एक तो रोड की समस्या भी है
और दूसरा वहाँ पे नेटवर्क का भी इशू आता है। अब जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डिजिटाइजेशन का होना चाहिए प्रॉपर, लेकिन वहाँ पे भी अभी भी सिग्नल्स की प्रॉब्लम आती है। तो इन इश्यूज़ को कैसे एड्रेस करेंगे? इन छोटी छोटी ये प्रॉब्लम्स है जो गाँव की प्रॉब्लम्स हैं, इनको किस तरह से देखेंगे? ये मैंने 3-4 दिन से दौरा कर रहा हूँ कंडी एरिया में। काफ़ी इम्प्रूवमेंट रोड्स की हुई है पहले से, जो 10 साल पहले पोजीशन थी उससे काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो जैसे हमारी सरकार आएगी हम कोशिश इंश्योर करेंगे कि जो हमारा कंडी वाला एरिया और जो नीचे वाला एरिया भी है, जिस तरह अब चानग्रां से नगरी तक जाना हो तो सिंगल रोड है और उसमें काफ़ी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि उसमें अक्सर एक्सीडेंट्स की संभावना रहती है। तो इंश्योर करेंगे ये वाला रोड भी डबल हो और जो कंडी के हमारे कुछ ख़राब रोड्स हैं जहाँ नई रोड बने हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, जिस तरह जडोर में मैं गया था, वहाँ कोई 10-12 घर हैं उनको कनेक्टिविटी नहीं है, उनको वहाँ जाने के लिए 5-6 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। तो ये सारे इश्यूज मेरे नज़र में हैं और कोशिश करेंगे कि उनको सिलसिलेवार तरीके से एड्रेस करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं गौरव भट्ट, IBN 24 कठुआ की बात से आपका थैंक यू बोलता हूँ और अगले एपिसोड में एक नए शख्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।